मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में, ठीक है, जो हमारा टॉपिक छूट गया था वो। तो आज हम बात करेंगे प्री प्रोसेसर के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा था, कभी देखा था जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि हमारा प्रोग्राम है वो किस तरीके से, कौन कौन से स्टेज से होके हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब हम प्रोग्राम को नोटपैड में लिखते थे, ठीक है, फिर उसको सेव करते थे डॉट सी फाइल से, उसके बाद में उसको हम कंपाइल करते थे जब ये प्रोग्राम को, ठीक है। ये पूरा सारा का सारा स्टेप इस तरीके से वर्टिकल में दिखाया गया था। उसके बाद में कंपाइल के टाइम पे जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर कौन कौन से है, तब हमने देखा था कि जो हैश डिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, वन टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर है। जितने भी हैश के साथ साइन आएंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, प्री प्रोसेसर होंगे। जैसे कि हम हमारे सारे प्रोग्राम में लिखते हैं कि इंक्लूड, ठीक है, हम सारे प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, इंक्लूड, और उसके बाद में क्या लिखते हैं, हमें जो भी हेडर फाइल ऐड करनी है stdio.h, सारे हेडर फाइल को हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर के जरिए क्या करते हैं, लिंक करते हैं, उसको क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमारा प्रोग्राम कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है, ठीक है। वहाँ पर सीपीयू के लिए वो क्या करता है, वेट करता है। जैसे ही सीपीयू फ्री होता है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली प्री प्रोसेसर के बारे में कि प्री प्रोसेसर को हम हमारे प्रोग्राम में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या है कि जब हम प्रोग्राम है उसको लिखेंगे, ठीक है, तो कंपाइल करने से पहले वो क्या करेगा, जो भी प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखे होंगे उन सारे प्री प्रोसेसर का वो क्या करेगा, जो भी अगर इंक्लूड करना है कोई भी फाइल तो उसको इंक्लूड करेगा, अगर कोई भी चीज़ को डिफाइन करना है तो वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है। जो हैश डिफाइन हम लिखते हैं यहाँ पर, हैश डिफाइन करके लिखते हैं, वो क्या है, मैक्रो है, ठीक है। क्या है, मैक्रो। बेसिकली जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है उसके तीन टाइप है, कौन कौन से है, तो पहला है मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स। फर्स्ट कौन सा है, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो ये हैश डिफाइन वाला है वो क्या है, हमारा मैक्रो है। तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव किस तरीके से वर्क करेगा उसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। दूसरा है आपका वो कौन सा है, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स। कौन सा है, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स, ठीक है। और जो तीसरा है आपका वो क्या है, कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव्स, कंपाइलर कंट्रोल डायरेक्टिव्स। अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट जो दो है उसको ही क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मैक्रो सब्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव है उसको डिस्कस करना है, और साथ में जो फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव है उसको भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैक्रो जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, क्या नाम है इसका, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई भी चीज़ आपने लिखी होगी उसके जरिए आप दूसरी कोई भी चीज़ क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने
फुटबॉल का मैच देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जो भी खिलाड़ी मैदान में रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसका जो कोच होता है वो क्या करता है, अमुक टाइम के बाद अगर कोच को लगता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल 11 नंबर की जो जर्सी वाला प्लेयर है वो क्या हो गया है, ठीक से नहीं खेल रहा है, ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि उसकी जगह ये 11 नंबर को क्या बुलाएगा, मैदान से बाहर बुला लेगा, और उसकी जगह फॉर एग्जांपल 23 नंबर की जर्सी वाले को क्या करेगा, मैदान के अंदर भेजेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट किया, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया मतलब एक जो खिलाड़ी था उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी भेज दिया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। यहाँ खिलाड़ी की जगह हम क्या करेंगे, सपोज हमने मैक्रो डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हैज डिफाइन, ठीक है। तो मैक्रो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, कोई भी मैक्रो हम लिखेंगे उसके लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे, हम हैज डिफाइन जो डायरेक्टिव है उसका यूज करेंगे, ठीक है। ये हैज डिफाइन आपका क्या है, डायरेक्टिव है, क्या है, डायरेक्टिव है, ठीक है। तो हैज डिफाइन डायरेक्टिव है, उस वो हम किसके लिए यूज करेंगे, मैक्रो डिफाइन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हैज डिफाइन मैंने इस तरीके से लिखा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल पाई, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 3.14, इस तरीके से, ठीक है। हमने ये है डिफाइन, हैज डिफाइन का यूज किया था कांस्टेंट के टाइम पे, ठीक है, तभी हमें पाई की जो वैल्यू थी उसको हमने क्या किया था, मैक्रो के फॉर्म में डिफाइन किया था, लेकिन तभी हमें नहीं पता था, यानी कि मैंने आपको ये मैक्रो के हैज डिफाइन वो नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम पे हम इसको क्या करते थे, एज ए कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हम क्या करते थे, उसको यूज करते थे। लेकिन अभी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये हैज डिफाइन है क्या है, आपका मैक्रो डिफाइन करेगा। तो जब कभी भी आप अपने प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, कोई आपके पास सर्कल है, ठीक है, आपके पास क्या है, सर्कल है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, आपके पास पाई आर स्क्वेयर होगा। तो वहां पर पाई की वैल्यू आपको चाहिए, तो कंप्यूटर में हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर इंटू आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई की जगह वो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, जब ये एक्सप्रेशन आपका इवेल्यूट होगा, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, इवेल्यूट होगा, तभी पाई की जगह, यानी कि आपने जो भी मैक्रो डिफाइन किया है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या रखेगा, ये वाला रखेगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी वो पाई दिखेगा उसकी जगह वो क्या कर देगा, 3.14 रख देगा, और आर की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर जनरेट होगा। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है। आवाज आ रही है सबको, यस सर। समझ में आया सबको फिर, यस सर। ठीक है। हैज डिफाइन करके हम क्या करेंगे, कोई भी मैक्रो है उसका क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। तो इसका सिंटेक्स किस तरीके से बनेगा, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स है, ठीक उसी तरह हमारे पास जो मैक्रो है उसको डिफाइन करने के लिए भी क्या है, हमारे पास सिंटेक्स है। तो वो सिंटेक्स किस तरीके का है, तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है, पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा जो हैज डिफाइन कीवर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, हम आइडेंटिफायर, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग या फिर एक्सप्रेशन, जो हमें क्या करना है, जब भी ये आइडेंटिफायर हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हो तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपने जो भी स्ट्रिंग लिखी है या फिर एक्सप्रेशन लिखा है
वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आइडेंटिफायर क्या है हमारा, वन टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने के लिए, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, वेरिएबल है हमारे पास कोई भी, ठीक है, तो उसका नाम, वेरिएबल का जो नेम रखेंगे हम, ठीक है, उसके लिए जो भी रूल है, कौन कौन से रूल है, वो सारे रूल फॉलो करने हैं हमें कहाँ पर, हमारे जो आइडेंटिफायर का जो हम नाम रखेंगे उसके लिए, ठीक है। यानी कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें हम स्पेशल सिंबल इस तरीके से नहीं रखते हैं, डॉलर साइन वगैरह, उसमें आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। तो आपको उस तरीके से आइडेंटिफायर का नाम चूज करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अभी हमारे प्रोग्राम के लिए कोई एक आइडेंटिफायर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, हमारे प्रोग्राम में हैज डिफाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैक्स, क्या हो गया मेरा, आइडेंटिफायर हो गया, मैक्स क्या हो गया मेरा, आइडेंटिफायर हो गया, और उसकी वैल्यू में क्या रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 रखता हूँ। ठीक उसी तरह मैं प्रोग्राम में क्या लिखता हूँ कि हैज डिफाइन, क्या लिखता हूँ, मीन लिखता हूँ, और उसकी वैल्यू में फॉर एग्जांपल क्या रखता हूँ, 10। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम आइडेंटिफायर का नाम यूज करते हैं यहाँ पर मैक्रो के अंदर, ठीक है, मैक्रो के अंदर जो भी हम आइडेंटिफायर का नाम यूज करते हैं उसमें जो लेटर लिखते हैं वो सारे कौन से यूज करते हैं, कौन से लेटर का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। उसमें स्मॉल लेटर भी अलाउड है, लेकिन कैपिटल क्यों हम यूज करते हैं, ताकि जब हम ये सारे मैक्रो का हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करें, हम क्या चल सके कि ये जो यूज किया गया है वो क्या है, हमारा मैक्रो है, ठीक है। और जो हम प्रोग्राम में जो नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या, हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में क्या लिखते हैं, उसको उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्रो डिफाइन करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और उसके बाद मैक्रो को हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड stdio.h, हम हमारी फाइल को सी फाइल में सेव कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि मैक्रो अंडरस्कोर डेमो डॉट सी, ताकि जो हमारा कोड है वो उसके अंदर जो कलर का जो है तो कलर में आ जाए, ठीक है। डायरेक्टिव्स है तो उसके लिए अलग कलर होगा, फिर जो फाइल नेम है तो उसके लिए अलग कलर होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा मैक्रो है उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आप जब कभी भी कोई भी मैक्रो है उसको डिफाइन करोगे, ठीक है, मैक्रो को आप कहाँ पर डिफाइन करोगे, तो कि उसको आपको डिफाइन करना है कहाँ पर, मेन फंक्शन के बाहर उसको डिफाइन करना है, ताकि जब कभी भी आपका प्रोग्राम है वो कंपाइल हो या फिर एग्जीक्यूट हो, तो मेन फंक्शन से पहले आपका क्या होगा, मैक्रो डायरेक्टिव्स जो होगा आपका वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड है, वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ डायरेक्टिव है, और हैज डिफाइन भी क्या है, आपका डायरेक्टिव है। हैश डिफाइन के जरिए हम क्या करते हैं, मैक्रो को डिफाइन करते हैं। तो कि मैक्स है उसकी वैल्यू हम क्या डिफाइन करते हैं, 100। फिर दूसरा है हैश डिफाइन मीन है, उसकी वैल्यू हम क्या डिफाइन करते हैं, 10। यहाँ पर जब कभी भी आप मैक्रो डिफाइन करो तो उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना नहीं है, ठीक है। सेमीकोलन कब लगाना है, जब कभी भी आप अपना स्टेटमेंट है वो कहाँ पर लिखोगे, विदाउट एनी डायरेक्टिव्स लिखोगे, ठीक है। यानी कि ये हैज के साथ जो भी लिखा है वो सारे क्या है, डायरेक्टिव्स है।
अगर आप अपना जो स्टेटमेंट है वो विदाउट डायरेक्टिव लिखोगे तो उसमें आपको सेमीकोलन लाइन के एंड में करना है, अदरवाइज आपका सेमीकोलन नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम मेन फंक्शन लिखते हैं, हमारा वॉइड मेन लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर हमें हमारे डायरेक्टिव्स को क्या करना है, यूज करना है। तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, दोनों डायरेक्टिव्स को प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पर लिख देते हैं कि मैक्स इज, ठीक है, परसेंटेज डी, और यहाँ पर हम किसको प्रिंट करवा देंगे, मैक्स को प्रिंट करवा देंगे। और सेम वे में क्या कर देंगे हम कि मीन इज करके उसको क्या करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे मीन को। ठीक है, दोनों मैक्रोस को हमने डिफाइन कर दिया, बाद में हमने उन दोनों मैक्रो को क्या किया, हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आउटपुट किस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो मिक्स की जगह हमें वैल्यू क्या मिली, 100 मिली, और मीन की जगह हमें वैल्यू क्या मिली, 10 मिली। फॉर एग्जाम्पल मैं 100.5 यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैक्स वेरिएबल है वो अब क्या बन गया है, रियल नंबर बन गया है। ठीक है, और हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है वो कौन सा है, इंटीजर वाला है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट जो है फ्लोट कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अगर आपको आपका मैक्रो है उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाना है या फिर उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है, तो आपको आपने मैक्रो को वैल्यू कौन सी डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना है, हैंडल करना है। अगर आपने अपने मैक्रो में रियल नंबर की वैल्यू डाली है तो उसको आपको आपके प्रोग्राम के अंदर रियल नंबर को जिस तरीके यानी कि फ्लोट वेरिएबल को जिस तरीके से हैंडल करते हो उसी तरह से आपको अपने प्रोग्राम के अंदर उसको हैंडल करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ अभी। है किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो ये जो आपका था वो क्या था, सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है, इसमें आप जैसे कि हमने यहाँ पर ये यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लोट वैल्यू को भी यूज किया, साथ ही साथ में हमने हाँ जो रियल नंबर की वैल्यू है उसको भी यूज किया। इसके साथ में अगर आप कोई भी स्ट्रिंग देना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ऑफ इंडिया आपको लिखना है। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है आपका, दिल्ली है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आप इस तरीके से डबल कोट के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको मैक्रो के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। और उसको अगर आपको यूज करना है अपने प्रोग्राम में तो क्या होगा, हमें स्ट्रिंग को करना है तो क्या करेंगे, हम परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कि कैपिटल इज परसेंटेज एस, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारा जो कैपिटल है उसको मैक्रो को रख देंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जहाँ पर हमने कैपिटल लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो हमारा मैक्रो की वैल्यू है वो वहाँ पर सब्सटीट्यूट होके आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। तो ये जो था वो आपका क्या था, सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन था आपका, जिसमें हमने क्या किया, कोई भी मैक्रो डिफाइन किया, उसकी जगह पर कोई एक वैल्यू हमने क्या कर दी, उसको रिप्लेस करवा दी, सब्स्टिट्यूट करवा दी। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप हमने सिर्फ यहाँ पर क्या एक ही वैल्यू को किया, और दूसरा भी देख लेते हैं। अगर आपको क्या करना है,
कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफाइन सर्कल एरिया, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, CIRCLE सर्कल अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको लिखना है, ठीक है। सर्कल एरिया कितना है, तो फॉर एग्जांपल 5 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपका क्या बन रहा है, एक्सप्रेशन बन रहा है। तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन को भी पास कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। जैसे हम सिंपल जो है इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोट या फिर स्ट्रिंग को मैक्रो के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह आप मैथमेटिकल कोई भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उसको भी आप क्या कर सकते हो, मैक्रो के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। तो जब कभी भी सर्कल एरिया आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे तो उसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट होके आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है सबको। हाँ सर। ओके। तो जो नेक्स्ट जो आपका टाइप है मैक्रो का, वो कौन सा है, सिंपल मैक्रो है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैक्रो के साथ में क्या भेजेंगे, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब तक हमने जो आर्ग्यूमेंट दी थी वो कहाँ पर दी थी, हमारे कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करते थे, यूजर डिफाइन फंक्शन, तो उसमें हम क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट को पास करते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारा जो मैक्रो है उसको भी हमें ऐसी फैसिलिटी के साथ बनाना है कि उसमें भी हम क्या कर सके, आर्ग्यूमेंट को पास कर सके। तो जब कभी भी आपका मैक्रो है वो भी आर्ग्यूमेंट लेने लगेगा, तो वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन की तरह उसका बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि वो फंक्शन की तरह आपका काम करेगा, ठीक है। उसमें आप फंक्शन की तरह क्या कर सकते हो, रन टाइम क्या करोगे आप, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैक्रो डिफाइन करेंगे, और जिस भी वैल्यू का हमें स्क्वायर फाइंड करना है वो हम क्या देंगे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे हमारे मैक्रो के अंदर। तो मैक्रो हमारा क्या करेगा, उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग जनरेट करेगा। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, तो सेम वही है। पहले हमें क्या करना है, डिफाइन कीवर्ड लिखना है, फिर हमारा आइडेंटिफायर का नाम होगा यहाँ पर, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो भी आपके मैक्रो के लिए आप यूज करना चाहते हो वही। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर का मैक्रो बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेशन या फिर क्या लिख सकते हो आप, स्ट्रिंग, दोनों में से कोई भी, ठीक है। स्क्वायर का मैक्रो अभी हम बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से बनेगा, तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर का मैक्रो हमें बनाना है, तो पहले क्या लिखना होगा, एज डिफाइन, फिर हमारा मैक्रो का नाम लिखेंगे हम, तो मैक्रो का नाम हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो उसको हमें क्या लिखना है, कैपिटल के फॉर्म में लिखना है, ताकि जब कभी भी हम प्रोग्राम में उसका यूज करें तब हम पता चल सके कि ये क्या है, हमारा मैक्रो है। फिर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक्स, तो एक्स क्या है, हमारी आर्ग्यूमेंट है। तो जब कभी भी ये मैक्रो आप लिखोगे, प्रोग्राम में यूज करोगे, तब आपको क्या करना है, साथ में आर्ग्यूमेंट भी क्या करना है, उसमें देना है, ठीक है। तो जब ये मैक्रो होगा तो क्या होगा, आपका जो एक्स वैल्यू पास की है उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स इंटू एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स इंटू एक्स, ये जो हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। तो जब कभी भी प्रोग्राम में ये मैक्रो हम यूज करेंगे, तब उस मैक्रो की जगह ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट होके आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। सबको हाँ समझ में आ सर। रहा है। ओके। हाँ तो सर। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हम मेन फंक्शन है हमारा, और
यहाँ पर हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, ये वाला मैक्रो को यूज करते हैं। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, SQUARE, और x की जगह मैं क्या वैल्यू पास करता हूँ, 3 पास करता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, सेमीकोलन कर देता हूँ। तो जब कभी भी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, ठीक है, तो पहले आपका क्या होगा, मैक्रो जो डिफाइन किया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जब मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो उसमें आपने मैक्रो को क्या किया, ये मैक्रो को क्या बोलते हैं, कॉल किया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो कॉल। जैसे कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसी तरह हम क्या करें, हम मैक्रो कॉल किया। तो जब आपने ये मैक्रो को कॉल किया तो मैक्रो में क्या होता है, जब उसको कॉल करते हो तो डिफाइन के टाइम पे जब आपने जो भी स्ट्रिंग या एक्सप्रेशन दिया होता है वो क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और एक्स की जगह हमने 3 पास किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 3 एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। बाद में कंपाइलर इसको क्या करेगा, इवेल्यूट करेगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सेम फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, ये वाला सेम फंक्शन है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमने पहले इस तरीके से कॉल किया। अब मैं अगर मैं क्या करता हूँ कि SQARE, ठीक है, और उसमें क्या करता हूँ, मैं A+B को पास करवाता हूँ। मैक्रो क्या किया, A+B को पास करवाया। ठीक है, और ए और बी मेरा कोई भी इंटीजर वेरिएबल है, और ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये मैक्रो कॉल होगा तब क्या होगा, मैक्रो जो जब डिफाइन के टाइम पे हमने जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या लिखा है, A+B, तो x इज इक्वल टू पूरा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, पूरा A+B हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा मैक्रो किस तरीके से सब्सटीट्यूट होके आएगा, तो कि A+B इंटू क्या होगा, A+B। तो हमारा मैक्रो जब हम ये कॉल करेंगे A+B पास करके, तब हमारा मैक्रो का जो सब्सटीट्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। और जब आप इस एक्सप्रेशन को क्या करोगे, इवेल्यूएट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, इवेल्यूएट करोगे, तो इसका आंसर किस तरीके से मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर ए है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, और बी है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। तो आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा, 2+3 इंटू 2+3, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसको इवेल्यूट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? 100। क्या मिलेगा, 100। ये पूरा एक्सप्रेशन है उसको इवेल्यूट करना है तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 11 सर है। सर एक मिनट सर। 3 2 5 ने 5 25 सर 25। कैसे किया आपने, पहले इसका आपने एडिशन किया, बाद में इसका एडिशन किया, और दोनों का क्या किया आपने, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन। दोनों 25। का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। ओके, 25। तो ये आपने किया कैसे, कि जब हमने मैक्रो जिस तरीके से डिफाइन किया है उसी तरह से आपने उसको इवेल्यूट किया। लेकिन जब हमारा कंप्यूटर है वो किस तरीके से इवेल्यूट करेगा इसको, जो आपने बताया उस तरीके से इवेल्यूट नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, जब हमने देखा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी आपका इवेल्यूट होगा वो किसके बेसिस पर होगा, कि आपका जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसकी जो प्रेसिडेंस है उसके बेसिस पर क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, यानी कि
सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर इवेल्यूट होगा, तो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन का होगा। मल्टीप्लिकेशन, यस तो पहले यस ये सर। वाला इवेल्यूट होगा 2 + 3 × 2 तो क्या होगा 6 होगा +3। बाद में क्या होगा 2 + 6 इवेल्यूट होगा, दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो 2 + 6 8 + 3 टोटल आंसर क्या मिलेगा हमें 11 मिलेगा, जबकि हमें मिलना क्या चाहिए 25। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो मैक्रो है वो हमने जब डिफाइन किया है तब हमने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये मिस्टेक कब हमें जनरेट होगा, जब हम x की जगह क्या करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन को पास करेंगे तभी। अगर हम सिंगल वैल्यू को पास करते हैं तो हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, उस केस में हमारा मैक्रो सही से वर्क करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेशन को पास करेंगे तो हमें क्या करना है, जो हमारा x है उसको क्या कर देना है, पैरेंथेसिस हमें क्या कर देना है उसको रख देना है, ताकि अब वो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे तो क्या बनेगा 2 + 3 विद इन पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई 2 + 3। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले क्या इवेल्यूट होगा आपका जो पैरेंथेसिस है वो इवेल्यूट होगा। ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो आपके इवेल्यूट होंगे पहले। ठीक है। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स के हिसाब से तो क्या होगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और जो हमें डिजायर्ड आंसर चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो जब कभी भी आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में मैक्रो डिफाइन करो तो उसमें जो भी आपका मैक्रो वेरिएबल है उसको आपको क्या करना है विद इन द पैरेंथेसिस रखना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। तो मैक्रो ये था आपका मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम के अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैज डिफाइन वेयर, और उसमें आर्ग्यूमेंट दे देते हैं एक्स। तो जब कभी भी स्क्वायर एक्स आएगा तब हमें क्या करना है एक्स इंटू एक्स करना है। ठीक है। पहले विदाउट पैरेंथेसिस को यूज करके हम उसको देखते हैं। ठीक है। बाद में हम उसको क्या करेंगे पैरेंथेसिस लगाएंगे। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ प्रिंट एफ और यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि वेयर इज, यहाँ पर %d लगाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हमारे मैक्रो को कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 3 लिख देता हूँ सपोज। ठीक है। जैसे कि हमने देखा था। तो ये हमारा मैक्रो का आंसर क्या मिल जाएगा हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 2 + 3 करता हूँ तो आंसर हमें क्या मिलेगा 11 मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर इवेल्यूट किया था इस तरीके से। ठीक है। 2 + 3 किया था तो हमें क्या मिला था यहाँ पर 11 मिला था, जबकि हमें मिलना क्या चाहिए था 25 मिलना चाहिए था। ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे जब हमने मैक्रो डिफाइन किया था तो वहाँ पर जो भी आइडेंटिफायर है यानी कि वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे इंडिविजुअल पैरेंथेसिस के अंदर रख देंगे, ताकि जब हमारा मैक्रो कॉल हो तब जो एक्स की जगह जो भी वैल्यू हम पास करें वो क्या हो जाए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले जो पैरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगा इवेल्यूट हो जाएगा। तो अब हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है, जो कि सही है। यहाँ पर क्या होगा हमने अल्टीमेटली 5 को पास किया तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर 25 कह रही था, जरा रिपीट कर जो ने हमारे नेट इश्यू होतो થોડુંક। ओके। तो 25 किस तरीके से आया, जब हमने क्या किया यहाँ पर स्क्वायर के अंदर a + b को क्या किया
पास किया। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने जो फंक्शन यानी कि मैक्रो कॉल किया उसमें हमने क्या पास करवाया 5 करवाया। तो 5 मिलेगा आंसर उसका 25 मिलेगा हमें। ठीक है, तो जब मैक्रो सब्स्टिट्यूट होगा तब इस तरीके से होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना, हमारा एक्स को क्या लिखना है पेरेंथेसिस के अंदर लिखना है। ठीक है, जब हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से बनेगा कि पेरेंथेसिस में 2+3 आएगा, दूसरे पेरेंथेसिस में 2+3 आएगा। तो जब ये एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा तो पहले क्या होगा, हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स के हिसाब से पहले वही एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा जो कि पेरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए हैं। तो पहले ये 2+3 इवेल्यूट होगा तो 5 आएगा, ये का हाफ 5 आएगा। बाद में ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन दोनों वैल्यू पर अप्लाई होगा और हमें आंसर मिलेगा 25 मिलेगा। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता था 11 मिलता है। ठीक है, अभी है डाउट कुछ तो बताओ। अभी कुछ डाउट है आपको? यस और नो? नो सर। आपको पता चला जिस तरीके से 25 आया? यस सर। ओके, तो ये था क्या था हमारा मैक्रो विथ आर्गुमेंट। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है कि हम क्या करेंगे नेस्टिंग ऑफ मैक्रो करेंगे। ठीक है, क्या होगा नेस्टिंग ऑफ मैक्रोस, यानी कि जैसे कि हमने नेस्टिंग इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा था, समझा था, नेस्टिंग फॉर लूप हमने देखा था, उसके बाद नेस्टिंग फंक्शन देखा था। उसी तरह एक मैक्रो के अंदर हमारे पास क्या होगा दूसरा मैक्रो होगा। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं कि एज डिफाइन, ये एम हमने मैक्रो लिखा है और उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है अभी 5 लिखी है। तो अब हमें क्या करना है, जो एम मैक्रो है उसको हम उसके बाद के जो भी कोई मैक्रो डिफाइन करेंगे उसके अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हैज सॉरी उसको क्या बोल देंगे नेस्टिंग ऑफ मैक्रो। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो मैक्रो है वो क्या हम लिखते हैं एच लिखते हैं और एच की वैल्यू हम क्या कर देते हैं m+3। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम मैक्रो है हमारा उसका क्या हो गया नेस्टिंग हो गया, यानी कि ये जो मैक्रो है उसको हमने क्या कर दिया दूसरे मैक्रो में भी इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे उसको नेस्टिंग ऑफ मैक्रोस, यानी कि एक मैक्रो है उसको हम दूसरे मैक्रो के एक्सप्रेशन के अंदर इसका क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम नेस्टिंग ऑफ मैक्रोस। समझ में आ रहा है सबको? इसका भी हम क्या करेंगे अभी एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स और मीन हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा हम मैक्रो डिफाइन कर देते हैं एज डिफाइन। ठीक है, मीन और मैक्स के लिए क्या करेंगे अभी हैज डिफाइन, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि न्यू अंडरस्कोर मीन, यानी कि न्यू मीन नाम का जो मैक्रो है उसमें हम क्या करेंगे हमारा मीन मैक्रो का यूज करेंगे और प्लस करके क्या करेंगे उसमें 25 का एडिशन करेंगे। तो अब हमारा जो नया मैक्रो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, लिख देते हैं कि न्यू मीन
वैल्यू अब क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम उसको क्या कर देते हैं प्रिंट करवा देते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हमारा जो न्यू मीन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 35। 25 हमने ऐड किया और 10 हमारे पहले से मीन मैक्रो के अंदर अवेलेबल था। तो ये जो कंसेप्ट बन गया यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ मैक्रोस, यानी कि एक जो मैक्रो डिफाइन किया हुआ है उसको हम क्या करेंगे दूसरे मैक्रो के अंदर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो ये मैक्रो की 3 अलग अलग टाइप थे। पहला था सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप क्या करेंगे सिंपल एक्सप्रेशन जो भी आपने लिखा होगा वो जब कभी भी आपका मैक्रो है वो प्रोग्राम में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये दोनों है सिंपल मैक्रो है। तो जब कभी भी आप प्रोग्राम में मैक्रो का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा सिंपली ये जो मैक्रो है उसकी जगह ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिप्लेस हो जाएगी। अगर आपने प्रिंट में लिखा है तो प्रिंट हो जाएगा, अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैक्स -10 कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, तो उसका आंसर उस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो अभी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 90.5। फिर हमने क्या किया, आप सिंपल मैक्रो के जगह आप क्या कर सकते हो इस तरीके से एक्सप्रेशन को भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब भी आप एक्सप्रेशन रखो तो हमें क्या करना चाहिए उसको विद इन द पेरेंथेसिस रखना चाहिए, ताकि जब भी ये सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में जाए तो उस टाइम पे आपकी वैल्यू ये वाली है वो क्या हो जाए पहले इवेल्यूट हो जाए, ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो गलत ना हो। तो ये सारे थे सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। उसमें हमने क्या किया नेस्टिंग ऑफ मैक्रो भी कर दिया। और तीसरा था आपका कि मैक्रो विथ आइडेंटिफायर और आर्ग्यूमेंट, मैक्रो विथ आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पर क्या किया जब हम मैक्रो कॉल करेंगे तो उसके साथ में आर्ग्यूमेंट भी देंगे। तो उसके लिए जब कभी भी आप जो एक्सप्रेशन बनाओगे तो आपको क्या करना है एक्सप्रेशन के अंदर ये मैक्रो के थ्रू आप जो भी आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हो तो उसको आपको क्या करना है विद इन द पेरेंथेसिस लिखना है, ताकि अगर मैक्रो के कॉलिंग के टाइम पे भी आपको आर्ग्यूमेंट के तौर पे अगर कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो आपका जो आंसर है वो सही से हाँ कैलकुलेट होके आपको मिले। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पेरेंथेसिस यूज नहीं करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमें गलत मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात थी मैक्रो को डिफाइन करने के लिए, लेकिन आपको अगर ऐसा करना है कि आपको मैक्रो नहीं चाहिए, ठीक है, क्या करना है आपको मैक्रो नहीं चाहिए अभी, तो उसके लिए आपको क्या करना है यानी कि मैक्रो को आपको क्या करना है अनडिफाइन कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम मैक्रो हम डिफाइन कहाँ करेंगे हमारे मेन फंक्शन के बाहर करेंगे, लेकिन अनडिफाइन हम कहाँ करेंगे मेन फंक्शन के अंदर उसको अनडिफाइन करेंगे। एक बार हमने अनडिफाइन कर दिया तो उसके बाद हम मैक्रो को दोबारा यूज नहीं कर सकते। और अनडिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना है हैज अनडेफ, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा मैक्रो है उसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है हमने क्या किया पाई नाम का मैक्रो हमने डिफाइन किया हुआ है उसको हमें अनडिफाइन करना है, तो हम क्या लिखेंगे हैज अनडेफ पाई। लेकिन यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने हैज साइन का यूज किया है, यानी कि हमने डायरेक्टिव्स का यूज किया है। तो जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट में आप डायरेक्टिव्स का यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैक्रो को अनडिफाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे हैज अनडेफ जो कीवर्ड है डायरेक्टिव्स है उसका हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम में क्या करते हैं इसको अनडिफाइन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते थे ये मीन वाला जो एक्सेस किया है, ठीक है मीन वाला है,
तो मीन से पहले हम उसको क्या कर देते हैं, अनडिफाइन कर देते हैं कि हैज अनडेफ, किसको अनडिफाइन करना है, तो कि मीन को। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है। ठीक है, तो क्या दिखाया हमने, मीन है वो अनडिक्लेयर है। ठीक है, कौन सी नंबर की लाइन पे, तो कि 14 नंबर। देखो लाइन नंबर यहाँ पर दिखाया, कौन सी लाइन नंबर है, 14 लाइन नंबर है और उसका कॉलम नंबर 25। तो ये 14 नंबर की लाइन हमारे पास है, उसमें 25 नंबर का जो कॉलम आएगा तो वहां पर मीन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो उसको क्या दिखा रहा है, ये अनडिक्लेयर दिखा रहा है। अनडिक्लेयर मतलब यहाँ पर हमने पहले तो डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन हमने उसको अनडिफाइन कर दिया, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है और उसके बावजूद हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या दिखाएगा, अनडिक्लेयर दिखाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सर आ void main પછી આવે undef हाँ, हाँ, मैक्रो है वो आपको अनडिफाइन करना है, वो कहाँ पर कर सकते हो आप, मेन फंक्शन के अंदर या फिर कोई दूसरे और फंक्शन के अंदर आप क्या करना है, अनडिफाइन करना है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये डिफाइन करोगे आप, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से होगा। लेकिन जब मेन फंक्शन कॉल होगा उससे पहले ये सारे डायरेक्टिव्स क्या हो गए होंगे, एग्जीक्यूट हो गए होंगे। ये डायरेक्टिव्स एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपका क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो आपको अनडिफाइन करना है मैन्युअली, तो आपको क्या करना होगा, जो अनडिफाइन का जो डायरेक्टिव है उसको आपको क्या लिखना होगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखना होगा। ठीक है, अगर आप, ओके सर ठीक है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो अनडिफाइन करते हैं वो कभी करते हैं कि एक बार हमने हमारा जो मैक्रो है उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अनडिफाइन करते हैं, ताकि मेमोरी क्या हो जाए, फ्री हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर ठीक है, यहाँ पर देखो हमने मीन का यूज करने के बाद हमने क्या किया, मीन को अनडिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी एरर आई, क्यों, क्योंकि हमने जो ये न्यू मीन मैक्रो बनाया है उसके अंदर हमने क्या किया, मीन मैक्रो का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब जो नई जो एरर दिखा रही है वो कहाँ दिखा रहा है, हमारा मीन प्लस 25 में, क्योंकि हमने मीन जो प्रिंट हो गया उसके बाद हमने क्या किया, मीन को अनडिफाइन किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैक्रो को अनडिफाइन भी कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें? नो सबको सर समझ में आ गया? ओके, अब जो हमने मैक्रो के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया, अब हमें जो डिस्कशन करना है वो किसके बारे में करना है, हमारा जो इंक्लूड डायरेक्टिव है उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो दूसरा डायरेक्टिव है वो क्या बोलेंगे, फाइल इंक्लूजन। ठीक है, क्या बोलेंगे, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि फाइल मतलब कोई भी प्रोग्राम है उसकी फाइल की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कि हम यहाँ पर जो सारे प्रोग्राम है वो सेव करते हैं कहाँ से, डॉट सी फाइल के जरिए हम उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल की बात हो रही है, मतलब जिस फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा होगा, कोड लिखा होगा या फिर मैक्रो डिफाइन किया होगा, उस फाइल की बात हो रही है यहाँ पर। और इंक्लूजन का मतलब क्या है, जहाँ पर भी हमने ये स्टेटमेंट लिखा है इंक्लूजन वाला, डायरेक्टिव्स वाला, फाइल इंक्लूजन के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है, वहाँ पर उस प्रोग्राम के अंदर ये जो फाइल है उसका हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं, एज इंक्लूड, इस तरीके से लिखते हैं stdio.h। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर ये जो stdio.h फाइल है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, या फिर
मैक्रोस लिखे हुए हैं, उन सारे फंक्शंस और मैक्रो को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं। क्यों इंक्लूड करना चाहते हैं? ताकि हम उस फंक्शन या फिर मैक्रो को हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरियात के अकॉर्डिंग हिसाब से हम क्या कर सके, उसका यूज कर सके। फॉर एग्जांपल, ये जो प्रिंटफ फंक्शन है हमारा और स्कैनफ फंक्शन है जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं, जो कि पार्ट है, किसका पार्ट है, हमारे stdio.h हेडर फाइल है उसका पार्ट है। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो stdio.h फाइल है उसको हम हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, ये फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स है उसका यूज करके ये stdio.h फाइल है उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करवाता है, इंक्लूड करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ये जो इंक्लूड है वो क्या है आपका, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव्स है। क्या है? फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। जैसे कि मैक्रो यस को सर। मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा डायरेक्टिव था, हैज डिफाइंड डायरेक्टिव था। और अनडिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या था, डायरेक्टिव हैज अनडेफ डायरेक्टिव था। तो ठीक उसी तरह अगर आपको कोई भी फाइल है उसको आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना है तो उसके लिए कौन सा डायरेक्टिव है हमारे पास, तो कि हैज इंक्लूड डायरेक्टिव है। और उसका सिंटेक्स इस तरीके से है कि उसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट करेंगे, उसके अंदर जो भी फाइल लिखा होगा उसको क्या करेगा, जो उसकी मेन डायरेक्टरी होगी, मेन या फिर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डायरेक्टरी होगी, वहां पर उसको क्या करेगा, सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल, हम हमारा प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं इस तरीके से कि इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमने हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर लिखा, देखो क्या लिखा, इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम सेव कहाँ है, तो हमारा प्रोग्राम सेव यहाँ पर है, देखो यूजर्स। ठीक है, उसमें ये फोल्डर है सारे डेस्कटॉप में। ठीक है, तो डेस्कटॉप में जो ये सी प्रोग्राम का फोल्डर है उसके अंदर क्या है हमारा, देखो ये डेस्कटॉप पे सी प्रोग्राम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने ये प्रोग्राम को सेव किया हुआ है। कौन सा प्रोग्राम है, तो कि मैक्रो डेमो डॉट सी। ठीक है, तो ये रहा मैक्रो डेमो डॉट सी प्रोग्राम। तो ये कहाँ पर सेव है, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो सी प्रोग्राम का फोल्डर है, डायरेक्टिव है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये सेव किया गया है। ठीक है, लेकिन जब भी हम इस तरीके से एंगल वाले ब्रैकेट के साथ क्या लिखते हैं, कोई भी फाइल का नाम लिखते हैं, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये फाइल कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, ये एंगल ब्रैकेट के साथ कोई भी फाइल का नाम लिखते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पर इंक्लूड डायरेक्टिव के स्टेटमेंट में क्या किया गया है, एंगल ब्रैकेट का यूज किया गया है। तो उसको ये एंगल ब्रैकेट में जो भी फाइल का नाम दिया गया है उसको कहाँ सर्च करना है, उसकी स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में, यानी कि जहाँ कहीं भी इसका हमारे सी कंपाइलर का क्या हुआ है, इंस्टॉलेशन हुआ है, वहाँ पर उस फोल्डर के अंदर क्या करेगा, ये फाइल को सर्च करेगा। ठीक है, मेन डायरेक्टरी यानी कि स्टैंडर्ड, यानी कि जहाँ पर हमने सी कंपाइलर को इंस्टॉल किया हुआ है उस फोल्डर के अंदर क्या करेगा, ये जो stdio.h वाला फाइल है उसको क्या करेगा, सर्च करेगा। और सर्च करने के बाद जैसे ही वो उसको फाइंड कर लेगा तो वो क्या कर देगा, हमारे प्रोग्राम के अंदर उसके अंदर जो भी फंक्शन लिखे होंगे उन सारे फंक्शन को क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। तो इंक्लूड जो ये डायरेक्टिव है उसको लिखने की एक और मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे,
डबल कोटेशन के साथ क्या करेंगे, हम फाइल का नाम पास करेंगे। जब हम डबल कोटेशन के साथ फाइल का नाम पास करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, तो जो हमने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट के एंगल ब्रैकेट के साथ हमने फाइल का नाम पास किया, तो उसने कहाँ सर्च किया, उसकी मेन डायरेक्टरी यानी कि जहाँ पर हमने उसका इंस्टॉलेशन किया था वहाँ पर। अगर हम डबल कोटेशन के साथ कोई भी फाइल का नाम पास करेंगे तो पहले कंपाइलर कहाँ सर्च करेगा, पहले तो कहाँ सर्च करेगा, हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर उसको क्या करेगा, सर्च करेगा। डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, ठीक है। करंट डायरेक्टरी यानी कि ये लाइन जिस भी प्रोग्राम के अंदर लिखी है वो प्रोग्राम आपका कौन से फोल्डर के अंदर सेव है, उस फोल्डर में पहले ये stdio.h फाइल के लिए वो क्या करेगा, सर्च करेगा। अगर करंट डायरेक्टरी के अंदर ये सर्च करने के बाद उसको वो फाइल मिलती नहीं है, ठीक है, नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो कहाँ पे सर्च करेगा, जहाँ पर कंपाइलर का इंस्टॉलेशन है उस फोल्डर में उसको वो सर्च करेगा। तो यहाँ पर एक जो फोल्डर का सर्चिंग है वो एक ज़्यादा हो जाता है, पहले तो करंट डायरेक्टरी में करेगा, उसके बाद जहाँ पर इंस्टॉलेशन है वहाँ पर करेगा, और ये डायरेक्ट कहाँ सर्च करेगा, जहाँ पर इंस्टॉलेशन है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डबल कोटेशन है उसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, कि जब हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, और उस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना है, तभी हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के साथ हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि ये जो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या देते हैं, swap.c इस तरीके से फंक्शन फाइल का नाम देते हैं stdio.h की जगह, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसको डबल कोट के साथ लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, पहले जिस फोल्डर में हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है उस फोल्डर में swap.c फाइल को सर्च किया जाएगा। अगर वहां पर वो नहीं मिलता है तो कहाँ पर जाएगा, जहां पर इसका इंस्टॉलेशन हुआ है वहां पर जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? इसके लिए हम डेमो हाँ अभी सर। करके दिखाएंगे, ठीक है आपको। ओके सर। अब हम यहाँ पर न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल एडिशन डॉट सी रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो जो ये एडिशन डॉट सी बनाया हमने, उसके अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ एडिशन का फंक्शन ही लिखना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ एडिशन का फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा जो फंक्शन है उसका हम रिटर्न टाइप दे देते हैं कि इंटीजर, और एडिशन करवा लेते हैं, और उसमें क्या लेते हैं, हम दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, और उसमें हम क्या करवा देते हैं, सिंपल रिटर्न करवा देते हैं। किसको रिटर्न करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू का एडिशन करके हम क्या करवा देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं, उसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज में ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आपको कोई भी फाइल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो एडिशन डॉट सी फाइल है, ठीक है, क्या है, एडिशन डॉट सी फाइल है, उसको हम फॉर एग्जांपल कौन सी फाइल के अंदर इंक्लूड करवाएंगे, तो कि inc_demo.c फाइल अभी हम बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एडिशन वाला फाइल को क्या करवाएंगे, इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। तो इंक्लूड करके हम क्या करेंगे, जो एडिशन वाला फंक्शन है हमने जो कि यहाँ पर डॉट सी फाइल में लिखा है, उसका इस्तेमाल भी हम करेंगे, कहाँ पर, हमारे ये जो सी फाइल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो जब कभी भी आप कोई भी फाइल बनाते हो, उसके अंदर आपको कोई भी फंक्शन लिखना है, और उस फंक्शन का आप क्या करने वाले होते हो, किसी दूसरे
है प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल करने वाले होते हो, तो ये जो फाइल बनाते हो आप, उसके अंदर आपको ये मेन फंक्शन है उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको लिखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस फंक्शन के अंदर, ये फाइल के अंदर मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो जब कभी भी आप ये एडिशन डॉट सी वाला फंक्शन है, सॉरी एडिशन डॉट सी वाला जो ये फाइल है, उसको आप INC डेमो फाइल के अंदर इंक्लूड करवाओगे, तब यहाँ पर दो मेन फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक एडिशन वाला फंक्शन हमने लिखा, फिर हम क्या लिखते हैं, वॉइड मेन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब हमने इसको सेव कर दिया। अब हम दूसरा फाइल बनाते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं हम, inc_demo.c बनाया हमने। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इंक्लूड ये stdio.h लिखा हमने। बाद में क्या करेंगे हम, इंक्लूड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल कोट वाला यूज करेंगे, और उसमें हमें कौन सा फाइल ऐड करवाना है, तो कि एडिशन डॉट सी करके जो भी फाइल है उसको हमें क्या करवाना है, ऐड करवाना है। आपको जो ये फाइल का नाम है वो करेक्टली लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एडिशन के अंदर हम ऐड के बाद आई हमारा टाइप नहीं हुआ है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका उस जो भी ना फाइल का नाम है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारा फाइल का नाम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, वॉइड मेन लिखेंगे हमारा। ठीक है, तो मेन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपने ये एडिशन डॉट सी फाइल को और आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाया है, तो ये फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा होगा, जो भी फंक्शन है, उसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो कि एडिशन, यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है उसमें भी हमने आई लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आई। ठीक है, एडिशन हो गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, दो वैल्यू को पास करना है। फॉर एग्जांपल 2 और 3 को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब जब मैं ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम में कुछ एरर दिखाएगा। क्या एरर दिखाएगा, एरर क्या है कि रीडेफिनेशन ऑफ मेन। रीडेफिनेशन मतलब आपने दोबारा उसको डिफाइन किया है, आपने ऑलरेडी एक बार डिफाइन कर लिया है, लेकिन आपने दोबारा उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और पहले डिफाइन कहाँ किया था, तो वो दिखा रहा है कि एडिशन डॉट सी वाला जो फाइल है उसके अंदर आपने प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ मेन, यानी कि पहले आपने वहां पर लिख दिया हुआ है, लेकिन आप दोबारा यहाँ पर भी लिखते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले कौन से मेन फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, तो आपने जिस फाइल के अंदर ये लिखा था उसको हम क्या कर देते हैं, अभी हटा देते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन अभी हमने आंसर भी कोई भी प्रिंट नहीं करवाया, तो आंसर प्रिंट नहीं होगा। तो ये जो एडिशन वाला फंक्शन है, ए एडिशन डॉट सी फाइल में, वो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम इंटीजर जेड वेरिएबल ले लेते हैं, और जब फंक्शन कॉल करवाते हैं तो उसका आंसर हम जेड में स्टोर करवा देंगे, और प्रिंटफ करेंगे हम, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे कि एडिशन इज परसेंटेज डी, और क्या कर देंगे हम, जेड की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कि एडिशन इज 5। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एडिशन वाला फंक्शन है वो हमने हमारे ये जो INC डेमो वाला फाइल है, प्रोग्राम है, उसके अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, दूसरी जो भी फाइल के अंदर हमने ये फंक्शन लिखा है उसको हमने क्या करवा दिया, हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड करवा दिया। कैसे, क्योंकि फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव के जरिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो
हाँ, अभी आपको मेन जो है बेनिफिट है वो आपको पता चलेगा कि फंक्शन का मेन बेनिफिट क्या हो रहा है। अब तक हमने जो प्रोग्राम लिखे थे उसमें क्या करते थे, हमें जिस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती थी उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते थे, उसको डिक्लेयर करके डिफाइन करते थे। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे इस तरीके से कोई भी एक फाइल बना सकते हो कि जिसके अंदर आपके प्रोग्राम के हिसाब से, यानी कि आप जो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप जितने भी चाहे फंक्शन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। और बाद में उस पूरी फाइल का नाम आप क्या रख सकते हो, एडिशन डॉट सी। यहाँ पर डॉट एच फाइल भी आप लगा सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर stdio.h फाइल का यूज करते थे, उसी तरह आप क्या कर सकते हो, ये डॉट सी फाइल को क्या कर सकते हो, डॉट एच में कन्वर्ट करोगे तो भी आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, डॉट एच में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर दिया। हम यहाँ पर चले गए और क्या नाम था हमारा फाइल का, एडिशन डॉट सी था ना, उसको हम क्या करते थे, अभी एडिशन डॉट सी की जगह हमने क्या कर दिया, डॉट एच कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा फाइल क्या हो गया, ये हेडर फाइल की तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी एच कर देता हूँ, प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हेडर फाइल की तरह हमारा जो हमने फाइल बनाया वो वर्क करेगा, और उसके अंदर जो भी फंक्शन हमने लिखे हैं वो यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। और उसका जो भी उसके अंदर जो भी कोड डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस वैल्यू को हम फिर से हमारे मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो हाँ अभी सर। अभी आपको पता चला होगा कि stdio.h फाइल है, उसके अंदर जो printf scanf फंक्शन है कुछ इसी तरीके से लिखा होगा जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी addition.h फाइल के अंदर उसको क्या किया है, लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन के लिए भी लिख सकते हो। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मैक्रो डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल हैज डिफाइन मैक्स, और उसकी वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, 10 रखता हूँ। फाइल को मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, और मैक्रो का भी यूज आप जिस फाइल के अंदर आपने फाइल का इंक्लूड किया है वहाँ पर मैक्रो का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या देता हूँ, मेरा जो मैक्रो है उसको देता हूँ, मैक्स मैक्रो जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है उसको। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मैक्स मैक्रो की जो वैल्यू थी वो हमने क्या रखी थी, 10 और 2, तो दोनों का आंसर क्या मिला, हमें 12 मिला। तो आप मैक्रो भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने मैथमेटिकल फंक्शन वाला जो प्रोग्राम हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसमें हमने कौन सा मैक्रो यूज किया था, m_py वाला मैक्रो यूज किया था। कहाँ से ये वो हम लाए थे, तो वो हम लाए थे कहाँ से, कि maths.h फाइल थी जो हमने इंक्लूड करवाई थी, वहां से हमने ये मैक्रो को डायरेक्टली क्या किया था, इस्तेमाल किया था। तो उस फाइल में इस तरीके से मैक्रो डिफाइन किया होगा, एज डिफाइन पाई m_py करके उसकी वैल्यू। तो जिस प्रोग्राम के अंदर आप उस हेडर फाइल को ऐड करोगे वहां पर ये मैक्रो का आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ओके, तो आज का ये सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो आज के जो हमारा लैब सेशन है उसमें आगे के डिस्कशन करेंगे। ठीक है।